हेलो दोस्तों, एनएचएम लैब टेक्नीशियन का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 100 से 55 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, 100 से 45 तक, जिसमें 55 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था। इसके पास आज हम लोग 45 से लेकर 1 क्वेश्चन तक डिस्कशन करेंगे, जिनमें सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा लें, जिससे नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। पैरामेडिकल अपडेट तथा वैकेंसी रिलेटेड सभी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं। 45 क्वेश्चन तक हो गया था हम लोग का, 100 से 45 तक। नेक्स्ट वन देखते हैं पार्ट सेकंड में 44। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल आपसे पूछा गया है, नॉर्मल प्लाज्मा फास्टिंग ग्लूकोज लेवल। तो आपको 70 से 100 mg पर डेसिलीटर, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं क्लियर दिया हुआ है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम इन प्लाज्मा। सोडियम है जो कि प्लाज्मा में नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इन प्लाज्मा, तो आप क्लियर देख सकते हो 135 से 145 आपको पता है, आप इसका वैल्यू देख लें। नेक्स्ट वन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड द्वारा मेन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। तो थायराइड ग्लैंड में आप दोनों पढ़ सकते हैं, जो भी थायराइड ग्लैंड होती है उनमें T3 T4 ये दोनों हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। ये आयोडीनेटेड पार्ट होते हैं, आयोडीनेटेड पार्ट होते हैं। टेट्रा आइडोथायरोनिन तथा ट्राई हाइड्रोटायरोनिन आपके दो हार्मोन होते हैं। तो आप बहुत T3 और T4 लगा दें। आपका TSH जो दिया है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपको स्टिमुलेट करने के लिए प्रोमोटरी हार्मोन होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये T3 और T4 को प्रमोट करने के लिए होता है, जबकि PTH पैराथायराइड हार्मोन आपके पैराथायराइड से निकलता है, थायरोकैल्सिटोनिन। नेक्स्ट आपका होता है T3 और T4 के बाद TCH थायरोकैल्सिटोनिन, ये भी हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किया जाता है। लेकिन इसमें आपको T3 और T4 दिया है, तो आप ऑप्शन बोथ T3 और T4 आप टिक कर सकते हैं 42 का। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा लें, जिससे नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वन देखते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय। जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है ABO, जो एंटीजेंस के आधार पे डिस्कवर किए गए, तो एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय, एबीओ सिस्टम किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो ये जो कार्ल लैंडस्टीनर है, इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था। आप यहाँ फर्स्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, RH ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड। जो भी RH फैक्टर होता है, ये RH ग्रुपिंग वाला जो है, इन्होंने दो साइंटिफिक थे, एक तो एबीओ सिस्टम करने वाले कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर, ये दोनों साइंटिफिक वैज्ञानिक मिलके RH फैक्टर को डिस्कवर किए। RH ब्लड ग्रुपिंग ये दोनों कॉमन है, एबीओ तथा RH ये दोनों ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड करने का कॉमन है। तो RH ब्लड ग्रुपिंग ये दो वैज्ञानिक द्वारा डिस्कवर किया गया था, कार्ल लैंडस्टीनर एंड वेंटन द्वारा, वीनर। नेक्स्ट वन देखते हैं, AB समूह वाले व्यक्ति के सीरम में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो एंटीबॉडी आपसे पूछा है, एंटीजेंस ABO। अगर आपके RBC की सरफेस पर एंटीजन A है तो आपका ब्लड ग्रुप A होगा, और अगर B एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप B होगा, अगर कोई एंटीजन नहीं तो 2 होगा। तो उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी होती है जो कि आपके सीरम में होती है, ब्लड में। तो आपसे पूछा गया है, तो AB के बारे में पूछा है। तो अगर आपके ब्लड ग्रुप AB रहते समूह वाले व्यक्ति के सीरम में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो सीरम में पूछा है तो नन ऑफ दिस, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा सीरम में। जबकि आप क्लियर देख सकते हैं, अगर सरफेस पे आपके A है एंटीजन तो एंटीबॉडी B होगा, अगर आपका AB है तो कोई भी नहीं होगा, एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, उसके अपोजिट आपकी एंटीबॉडी हो ही नहीं सकती। अगर एंटीबॉडी आपकी होती है तो ये क्लम्पिंग का हो जाएगा, आपकी क्लॉट होने का चांस रहेगा। इसलिए A का B का A और AB का कोई नहीं, और कोई नहीं का AB। तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आपके बनते हैं। आप ऑप्शन इसको नन ऑफ दिस टिक कर लीजिए। नेक्स्ट वन देखते हैं,
ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ हैज़ विच एंटीजन्स ऑन आरबीसी। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिया हुआ है, अगर ओ है तो उसके सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं होगा, ओ जीरो जिसे आप बोल सकते हैं। तो अगर जीरो है तो एंटीजन ऑफ सरफेस ऑफ आरबीसी, ना कि प्लाज्मा पे पूछा है, तो एंटीजन जो भी आरबीसी के सरफेस होगा वही आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड करेगा। अगर ओ है तो उसके कोई भी एंटीजन नहीं है, बल्कि उसके अगेंस्ट दोनों एंटीबॉडी होगी, ए बी और ए बी दोनों एंटीबॉडी होगी, बट सरफेस पर उसके कोई भी एंटीजन नहीं होगा, इस वजह से जीरो है। अगर ए एंटीजन होता तो ए ब्लड ग्रुप होता, बी एंटीजन होता तो बी होता, और ए बी होता तो कोई नहीं होता, मतलब ए बी डिसाइड होता, जीरो तो कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं ओ बी अगर जीरो है तो कोई भी एंटीजन उसके सरफेस में नहीं है, इस वजह से इसे जीरो बोला गया है, जीरो ग्रुप। नेक्स्ट वन देखते हैं अपन लोग, प्लेटलेट कंसनट्रेट शुड बी स्टोर एट। प्लेटलेट कंसनट्रेट, प्लेटलेट को किस टेम्परेचर पे आपको स्टोर किया जाता है, तो आपका 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको इसको स्टोर किया जाता है प्लेटलेट को। नेक्स्ट वन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण मूत्र में शर्करा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो डिटेक्शन ऑफ शुगर इन यूरिन, यूरिन में शुगर का पता लगाने के लिए आपको जो भी टेस्ट किया जाता है तो वो बेनेडिक्ट टेस्ट है। फर्स्ट ही ऑप्शन है आपका बेनेडिक्ट टेस्ट है। इसके थ्रू आप यूरिन में शुगर की अमाउंट ग्लूकोज को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट। नेक्स्ट वन आप देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट इन यूरिन। यूरिन में बाइल पिगमेंट को डिटेक्शन के लिए जो भी टेस्ट किया जाता है तो गैमलिन टेस्ट आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं। गैमलिन टेस्ट जो होता है मेनली बाइल पिगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज टू डिटेक्शन ऑफ यूरोबिलिनोजन इन यूरिन। यूरोबिलिनोजन इन यूरिन आप इसको देख सकते हैं, इसके लिए कौन सा टेस्ट लगाया जाता है, तो एलिच जो एल्डिहाइड टेस्ट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये किया जाता है आपका यूरोबिलिनोजन की टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, काउ वेव कोगुलेशन इन CSF इन सीन इन। जब आपका ट्यूबुलर मेनिंजाइटिस हो जाती है तब ये काउ वेव कोगुलेशन दिखाई देता है आपके CSF में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। नेक्स्ट वन होता है 32 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रेड कलर यूरिन इन सीन इन। आपका जो यूरिन होता है वह रेड कलर दिखाई देता है, किसके कलर दिखाई देता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे प्रोटीनूरिया दिया है, कीटोनूरिया दिया है, हेमाटोनूरिया दिया है, ग्लाइकोसूरिया। ये ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज इन यूरिन हो जाएगा जब आप ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे। हेमाटोनूरिया इसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट जब आपके ब्लड से ब्लड निकलने लगेगा, ब्लड मीन्स, तो आपको हेमाटोनूरिया यानी रेड कलर की आपकी यूरिन दिखेगी। कीटोनबाजी, ये आपकी कीटोन बॉडी शुगर से ही रिलेटेड है। प्रोटीन जब आपके यूरिन में दिखेगा तो प्रोटीनूरिया दिखने लगेगा। तो हेमाटोनूरिया यानी ब्लड सेल्स जब आपके यूरिन से निकलने लगेगी तब आपका ब्लड आपका रेड कलर दिखाई देगा। आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, थर्ड होगा हेमाटोनूरिया जो है, थर्ड ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, इन मेनिंजाइटिस CSF प्रोटीन लेवल इज। जब आपका मेनिंजाइटिस होता है, जो भी ब्रेन की लेयर होती है, मस्तिष्क आवरण है मेनिंजाइटिस, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, फ्यूजन, ड्यूरामीटर, पायोमीटर तथा एरेक्टिनाइड, ये 3 आपकी लेयर होती है, ब्रेन लेयर होती है। इनमें जब 3 लेयर होती है, इनमें जब स्वेलिंग हो जाती है मेनिंजाइटिस, आपको सूजन को जो स्वेलिंग होती है उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो आपकी जो CSF प्रोटीन होती है उसका लेवल बड़ा होता है, बढ़ जाता है, उस समय आपका इंक्रीज बढ़ा हुआ होता है। यही आपका पूछा है, आप फर्स्ट टिक कर ले, जो भी आपका CSF प्रोटीन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन आप देखते हैं, एब्सेंस ऑफ सीमन इज नोन एज। एब्सेंस ऑफ सीमन इज नोन एज सीमन। यहाँ पे थोड़ा आप देख सकते हैं, सीमन होता है स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड, इन दोनों से मिलके बना होता है, उसे सीमन कहते हैं। तो वीर होता है जो स्पर्म होता है, नॉट ए सीमन, स्पर्म। तो अगर आपके सीमन में स्पर्म बिल्कुल भी नहीं है, नील एक भी नहीं है, तो उसे ए स्पर्मिया आप बोलेंगे। स्पर्मिया नॉट प्रेजेंट ऑफ स्पर्म इन द सीमन, जब एक भी नहीं होगा। जो यानी बहुत कम होता है, आलिगो स्पर्मिया बहुत ज़्यादा होता है, नेक्रो। तो ए स्पर्मिया एब्सेंस ऑफ स्पर्म इज नोन एज सीमेन। यहाँ लिखा हुआ है आपका, ये हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। सीमेन बोलते हैं स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड सभी को मिला के, आपको जो भी प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से स्पर्म, इन सबको मिला के आप बोलते हैं। लेकिन जब आप स्पर्म की बात करते हैं तो सिंगल वन होता है। तो इसलिए आप, अगर आपके सीमन में एक भी स्पर्म नहीं है तो इसे ए स्पर्मिया बोलेंगे। ए स्पर्मिया यानी एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन।
तो इस पर में बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बार पुनः हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा लें, जिससे न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन देखते हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया की विशेषता है जो भी है, तो ये माइक्रोलिटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स, आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, हाइपो यानी कमी, क्रोमिक रेड सेल्स, जो आयरन की कमी होती है उससे कमी क्रोमिक, हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स जो होती है ये एनीमिया, फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा। सिकल सेल्स ऑफ आरबीसी, ये आपके इसमें जो भी आरबीसी का है तो सिकल से हंसिया आकार हो जाता है, ये तो होगा नहीं। एनीमिया की विशेषता जो कि आयरन की कमी होता है तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल से है, ये फर्स्ट आपका ऑप्शन होगा, इसको आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। हीमोफीलिया भी अकर ड्यू टू, जो हीमोफीलिया डिसीज होती है तो ये क्लॉटिंग फैक्टर पे होती है मेनली। अगर आपका एक भी क्लॉटिंग फैक्टर वर्क नहीं कर रहा तो हीमोफीलिया जैसी आपको डिसीज हो सकती है। तो कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर के कारण होता है? डिफिशियंसी ऑफ 8, मतलब आपका 9 जो भी क्लॉटिंग फैक्टर है ये सेकंड है, तो क्लॉटिंग फैक्टर कारण होता है, नॉट हीमोग्लोबिन तथा प्लेटलेट की कमी के कारण नहीं होता। तो डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो होता है आपका हीमोफीलिया क्लॉटिंग फैक्टर, ये क्लॉटिंग फैक्टर डिसीज होता है जिसे आप कास्केड थ्योरी में पढ़ते हैं। ये हीमोफीलिया जैसी डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये मेनली हीमोफीलिया बी जो होती है ये क्लॉटिंग फैक्टर का। हीमोफीलिया बी में होता क्या है, चलिए हम डिस्कशन कर लेते हैं। हीमोफीलिया में अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कट लग जाता है तो आपका ब्लड है क्लॉट नहीं हो पाता, जिससे क्लॉटिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाती, आपका ब्लड कंटिन्यूअस बहता ही जाता है। ये होता है क्लॉटिंग फैक्टर के डिसबैलेंस कारण। आपके किसी भी कास्केड सीरीज़ में आपके एक भी अगर क्लॉटिंग फैक्टर डिसबैलेंस हुए तो आपको हीमोफीलिया जैसी डिसीज़ हो जाती है। तो ये डिसीज़ आपकी जेनेटिक भी होती है, अगर जेनेटिक होती है, क्रोमोसोमल डिसीज है आपकी जेनेटिक चली जाती है। हीमोफीलिया एक क्लॉटिंग फैक्टर के कारण होता है, आपका 9 जो क्लॉटिंग फैक्टर है डिसबैलेंस हो जाता है तब आपको हीमोफीलिया जैसी डिसीज होती है। नेक्स्ट वन देखते हैं। ल्यूकीमिया इज द कैरेक्टराइज्ड बाय। ल्यूकीमिया की विशेषता है ल्यूकीमिया इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, आपका ऑप्शन दिया हुआ है। डिक्रीज प्रोलिफिकेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल तो है नहीं, ये ऑप्शन आपका इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल, इसमें जो कि वाइट ब्लड सेल का प्रोलिफरेशन होता है वह बढ़ जाता है। ल्यूकीमिया वन ऑफ द टाइप ऑफ कैंसर, ये आपके कैंसर सेल होता है, उसमें माइक्रोफेजेस जैसे बाइसोफेज सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स की, या फिर आपकी न्यूट्रोफिल हुई या मोनोसाइट हुई, इन जैसी सेल्स की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है, वो फाइगोसिटिक नेचर की होने लगती हैं, जिससे कैंसरस सेल जो होती है उन सेल को खाने की कोशिश में इनका जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इस वजह से यहाँ क्लियर दिया है कि ल्यूकीमिया की विशेषता है ल्यूकीमिया इज द टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, तो इसमें वाइट ब्लड सेल्स नॉट रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स का संख्या जो होती है इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन देखते हैं। तो 27 को आप देख सकते हैं इंक्रीज प्रोलिफिकेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स की जो भी संख्या होती है उस समय आपके ल्यूकीमिया में बढ़ जाती है, ये क्योंकि ये सभी वाइट सेल्स फाइगोसिटिक नेचर की होती है जिससे अपने बॉडी को सुरक्षा देने लगती हैं। देन आपका 26 क्वेश्चन देखते हैं। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल इज सीन इन। हाइपर सेगमेंटेड बहुत ही विखंडित जो भी न्यूट्रोफिल होती है दिखाई देती है, किस केस में दिखती है? जब आपको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। तो यहाँ क्लियर दिखा है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं, हीमोलिटिक एनीमिया, ल्यूकीमिया ब्लड सेल। तो जो मेगैलोब्लास्टिक ये करेक्टर ही होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं कई सेगमेंट में टूट टूट के आपको दिखते हैं न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट वन देखते हैं 25 क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ। तो इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ही केस में आपके सिकल सेल एनीमिया जैसी डिसीज हो जाती है, जिसमें आपकी आरबीसी की स्ट्रक्चर बदल जाती है। तो इनमें आपको निम्न के निदान के लिए हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। तो थैलेसीमिया जैसे डिसीज़ के लिए फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, विटामिन B12, लेड पॉइजन से तो तीनों ऑप्शन हो गए ही नहीं। ये थैलेसीमिया एक डिसीज़ है जिनमें हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। जब आपका सिकल सेल एनीमिया हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की काउंटिंग आपकी कम होने लगेगी, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी घटने लगेगी, जिसके कारण आपकी थैलेसीमिया
जैसे डिसीज़ को पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन को इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। रीड स्टर्नबर्ग सेल इज सीन इन हॉडकिन लिम्फोमा जो होता है, हॉडकिन लिम्फोमा ऑप्शन नंबर सेकंड, हॉडकिन लिम्फोमा, इसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स दिखाई देती हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। देन आपका नेक्स्ट होता है 23, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज सीन मेनली। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम की एक वैरायटी है जिसमें आपकी स्ट्रक्चर बदली हुई होती है। फिलाडेल्फिया गुणसूत्र क्रोमोसोम मुख्य रूप से देखा जाता है। तो ये क्रोनिक माइलाइल ल्यूकीमिया जो होती है, कई गंभीर जो कि माइलाइल ल्यूकीमिया होती है, ल्यूकीमिया का जो भी पुरानी गंभीर हो जाती है उसमें आपका ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम दिखाई देता है। आप ऑप्शन सेकंड को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर। कोगुलेशन फैक्टर जो भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं विटामिन के पे डिपेंड होता है, जिसके कारण ये इनिशिएट करते हैं। विटामिन के एक ब्लड क्लॉटिंग में रोल करता है, इन्वॉल्व करता है। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है विटामिन के जो होती है। यह जब आपके ब्लड कोगुलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है उसमें विटामिन के का बहुत ही रोल होता है। विटामिन के तथा कैल्शियम ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनमें से कौन सा ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर है जिसमें विटामिन डी का यूज ही नहीं होता, नॉट यूज इन क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये फैक्टर आपका 8 जो होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8, ये बिल्कुल ही विटामिन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये विदाउट के ही इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग एक्टिविटी। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं फैक्टर नंबर 3, यह आपके विटामिन के बगैर ही आपको कोगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। अब नेक्स्ट 21 देखते हैं। 21 दिया हुआ है, कंजप्शन कोगुलोपैथी इज सीन इन। कंजप्शन कोगुलोपैथिक सीन दिखाई देता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, डिसमिनेटेड इंटरवास्कुलर कोगुलोपैथी। तो यही ऑप्शन होगा डिसमिनेटेड इंटरवास्कुलर कोगुलोपैथी, ये कंजप्शन कोगुलोपैथी दिखाई देता है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट इज यूज फॉर कलेक्टिंग सैंपल ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम। आपका पीटी जो होता है, पीटी प्रोथ्रोम्बिन या सीटीबीटी जो भी क्लॉटिंग फैक्टर रिलेटेड टेस्ट किए जाते हैं वो आपका सोडियम साइट्रेट वायल जो होती है, आपकी सोडियम साइट्रेट, आपकी जो भी सोडियम साइट्रेट वायल होती है उसमें आपको जैसे पीटी, आईएनआर, सीटीबीटी जितने भी टेस्ट है क्लॉटिंग फैक्टर रिलेटेड है वो सोडियम साइट्रेट जैसे एंटीकोगुलेंट में सैंपल लिया जाता है तथा उसी के जरिए आपका टेस्ट लगाया जाता है। सोडियम फ्लोराइड आपको पता ही होगा, ये आपके ग्लूकोज टेस्टिंग यानी शुगर को डायग्नोस करने के लिए होता है। एडीटीए आपके हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के लिए होता है। पेरिनेचुरल आपके ब्लड फिल्म बनाने के लिए, आपके स्मेयर बनाने में यूज होता है। सोडियम साइट्रेट जो एंटीकोगुलेंट होता है आपकी पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी पीटी, आईएनआर या क्लॉटिंग बीटी, सीटी जो भी टेस्ट है क्लॉटिंग रिलेटेड है, ये सारे टेस्ट है सोडियम साइट्रेट वायल में आपको लिया जाता है। आप इसको ऑप्शन लगा सकते हैं सोडियम साइट्रेट सेकंड। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सुप्रा वाइटल स्टेन। 19 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, सुप्रा वाइटल स्टेन इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ। सुप्रा वाइटल स्टेन का यूज करते हैं किसके डिटेक्शन के लिए? प्लेटलेट तो ये होगा नहीं, WBC होगा नहीं, तथा पैरासाइट्स होते हैं इसके लिए नहीं होता है। आपका जो रेटिकुलोसाइट यानी RBC जो भी होती है उसके डिटेक्शन में यूज होता है सुप्रा वाइटल स्टेन का यूज। RBC की स्टेन करने के लिए जब हम RBC की फाइंड करते हैं रेटिकुलोसाइट की, तब सुप्रा वाइटल स्टेन का यूज हम करते हैं। तो आप 4 ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। थिक ब्लड स्मेयर इज प्रिपेयर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। निम्न के निदान के लिए रक्त का एक गाढ़ा धब्बा तैयार करते हैं। थिक और थिन 2 प्रकार के स्मेयर बनाए जाते हैं। थिक स्मेयर किसके लिए होता है? तो आप देख सकते हैं मलेरिया, डेंगू, प्लेटलेट्स तथा नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑप्शन मलेरिया। मलेरिया के लिए थिक, एक पहले आप थिक बनाते हैं फिर थिन स्मेयर बनाते हैं। तो आपका मलेरिया है फर्स्ट, मलेरिया आपका थिक स्मेयर के द्वारा डायग्नोस किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट होगा मलेरिया। देन आपका 17 इंक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज सीन इन। हीमोग्लोबिन का बढ़ा हुआ स्तर देखा जाता है। तो आप देख सकते हैं ल्यूकीमिया इज द टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, एनीमिया ब्लड की कमी, पॉलीसाइथेमिया यानी ब्लड का संख्या बढ़ाना। अगर आपकी ब्लड सेल्स बढ़ेगी तो RBC बढ़ेगी, तो जिसमें RBC बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। लिम्फोमा तो पॉलीसाइथेमिया यानी अमाउंट ऑफ RBC इंक्रीज, तो देन आपकी पॉलीसाइथेमिया में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन का स्तर पॉलीसाइथेमिया के केस में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं 16
16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब्ड बाय। बैक्टीरिया को सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया तथा डिस्क्राइब किया गया? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ, रॉबर्ट कोच, इन्होंने देखा लेकिन डिस्क्राइब नहीं किया, ना नाम ही दिए। लुईस पास्चर, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया का नाम दिया, बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया। तो इनको डिस्कवरी के लिए इन्हीं को जाता है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया तथा उसका नाम दिया। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेगेटिव स्टेनिंग यूज फॉर। जो भी आपका ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग होता है ये यूज होता है। तो बैक्टीरिया की कैप्सूल्स जो होती है उसमें स्टेन, जिसे क्रिश्चियन ग्राम ने डिस्कवर किया था, तो स्टेन को पता करने के लिए जो भी कैप्सूल है ये किस तरह की स्टेनिंग होता है, अगर ये लेता है तो पॉजिटिव और नहीं लेता तो ग्राम स्टेनिंग नेगेटिव। तो ये कैप्सूल है, कैप्सूल के प्रदर्शन के लिए, कैप्सूल को देखने के लिए यह स्टेनिंग का यूज होता है, ना कि फ्लैजिला, ना कि डीएनए, ना स्पोर। ये आपकी कैप्सूल होता है, उसकी जो भी आउटर सेल कोट होती है, सेल वाल, ये किस प्रकार की स्टेन होती है। ग्राम स्टेन में क्रिस्टल वाले तथा आयोडीन, देन आपके एल्कोहल यूज होता है। तो कैप्सूल डिमोनेस्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का प्रदर्शन के लिए कैप्सूल को देखते हैं कि ये स्टेन लेती है कि नहीं लेती है, उसके लिए आपका ग्राम स्टेनिंग किया जाता है, नेगेटिव स्टेन। नेक्स्ट वन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल वॉल डिफिशिएंट बैक्टीरिया। निम्न में से कौन से कोशिका पित्त की कमी वाले जीवाणु है? इन बैक्टीरिया में किन में सेल वॉल नहीं होती? तो जो फर्स्ट है माइकोबैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा ये बिना ऑक्सीजन, सेकंड है माइकोप्लाज्मा। ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, इसमें सेल वॉल नहीं होती और सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया में ये सबसे छोटा होता है, इसमें बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है एनारोबिक कंडीशन में, और ये बिना सेल वॉल के होता है। तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्त नहीं होती। क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल वॉल डिफिशिएंट बैक्टीरिया। तो सेल वॉल किस में नहीं होता? माइकोप्लाज्मा, इसमें सेल वॉल नहीं होता, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। पैथोजेनिक करेक्टर होता है, पैथोजेनिक तो सभी होते हैं, पैथोजेनिक होता है, बिना ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है, स्मॉलेस्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। बैक्टीरिया में गुणसूत्रों की संख्या है। जो कि बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनमें गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र की संख्या केवल 1 होती है। ये अपनी कॉपी बनाते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है आपका 13 क्वेश्चन है 30 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या जो होती है ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें क्रोमोसोम सिर्फ एक ही होता है, इसमें इनकी कॉपी होती है जीनोम। मेन जो क्रोमोसोम होता है, जैसे अपने ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक उसी प्रकार इनमें सिर्फ ये होते हैं। अपना ह्यूमन यूकैरियोटिक है, जबकि ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं। इनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, क्लियर आप देख सकते हैं। इनमें क्रोमोसोम की संख्या 1 होते हैं, जो अपनी कॉपी बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 आप इसको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे फॉलोइंग बैक्टीरिया और कैटलेज पॉजिटिव एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से जीवाणु उत्प्रेरित धनात्मक होते हैं। तो ये स्टेनिंग के ऊपर है कैटलेज, तो ये पॉजिटिव कैटलेज होते हैं, इसको छोड़े तो इसमें स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये स्ट्रेप्टोकोकाई ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, बाकी ये सभी धनात्मक होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं फॉलोइंग डिसीज आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट। तो ये गोनोरिया होता है, नेसेनिया गोनोरिया बैक्टीरिया होता है, नेसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया, सिफिलिस होता है। हेपेटाइटिस बी ये लीवर की डिसीज़ है, हेपेटाइटिस ए लीवर की डिसीज़ है, हेपेटाइटिस बी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। ये तीनों आपका थर्ड को छोड़े, हेपेटाइटिस ए आपकी लीवर डिसीज़ है, ये तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, जिसे आप वेनरल डिसीज़ बोलते हैं, वेनरल डिसीज़, ये यौन संचारित डिसीज़ होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ ये तीनों। हेपेटाइटिस ए जो होता है ये आपकी लीवर डिसीज़ होती है, तो आप ऑप्शन 3 को छोड़ दीजिए, और बाकी सारी डिसीज़ वेनरल डिसीज़ है, जिसे एसटीडी बोलते हैं आप। स्ट्रेप्टोकोकस सो फॉलोइंग टाइप ऑफ अरेंजमेंट। स्ट्रेप्टोकोकस निम्नलिखित में से अव्यवस्था के प्रकार को दर्शाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस, तो स्ट्रेप्टो यानी कोकस आप समझ रहे हैं सर्कुलर होता है, और स्ट्रेप्टो यानी चैन होता है, जो कि
सर्कुलर बैक्टीरिया होती है उनकी चेन जो होती है उसे आप बोलेंगे, तो ये चेन जो होती है उसे आप कोकस स्टेप्टो बोलते हैं, स्टेप्टोकोकस। अगर आपका क्लस्टर है, गुच्छा है, तो स्टेफाइलोकोकस बोलेंगे। तो आपकी चेन की तरह दिखने वाली जो स्टेज होगी कोकाई की, उसे स्टेप्टोकोकस बोलेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड माइकोबैक्टीरिया के एसिड फास्टनेट के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड फास्टनेस ऑफ माइकोबैक्टीरिया? तो ये माइकोलिक एसिड आप समझ सकते हैं, माइकोलिक एसिड, मैलिक एसिड होगा नहीं, एसिटिक एसिड। माइकोबैक्टीरिया के लिए एसिड फास्टनेट के लिए तो माइकोलिक एसिड यही एसिड फास्टनेट के लिए जिम्मेदार होता है ये एसिड। नेक्स्ट वन देखते हैं टेंस फीवर इज केस्ड बाय। जो आपकी टेंस फीवर होती है किसके द्वारा होती है? तो कोक्सिला बर्नेटी नहीं होती, ओरिएंटा टसगेंटमुडाई यानी कि टुसगुमामुसी, जिसे आप बोल सकते हैं बार्थोनेला क्विंटा। ये बार्थोनेला क्विंटा है, यही आपकी टेंस फीवर, जो आपकी टेंस फीवर होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी इज नोन एज। एंटीजेनिसिटी की सबसे छोटी इकाई रूप में जानी जाती है एंटीजेनिसिटी। ये जो करेक्टर होते हैं एपिटोम, एंटीजेनिसिटी की जो इकाई है सबसे एपिटोम, इसे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं एपिटोम। एपिटोम जो होता है जैसे हेप्टोम हो गया, एडजोवेंट हो गया या पैराटोप होता है, तो एपिटोम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एंटीजेनिसिटी की। आप ऑप्शन 4 लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं प्रोजोन इज द जोन ऑफ। अच्छा इसी को देखते हैं प्रोजोन। प्रोजोन मीन्स क्या होता है आपका? प्रोजोन वो जोन होता है जहाँ पे एंटीबॉडी का एक्सेस मिलता है आपका, एंटीबॉडी एक्सेस। ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं एंटीबॉडी एक्सेस। प्रोजोन वो प्लेस होता है जहाँ पे एंटीबॉडी ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, उसे प्रोजोन बोलते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग CD मार्कर इज प्रेजेंट ऑन द टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल में CD मार्कर होते हैं, तो CD4 होता है, आपको पता है हेल्पर टी सेल में CD4 मार्कर होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ 4 हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 अति संवेदनशील का यह ट्यूबरकुलिन टेस्ट निम्न का उदाहरण है। तो हाइपर सेंसिटिविटी ये टाइप 4 का होता है। ऑप्शन नेक्स्ट देख सकते हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ। हाइब्रिडोमा तकनीक का यूज़ किया जाता है किसके संश्लेषण के यूज़ के लिए किया जाता है? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है, मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। कॉम्प्लीमेंट तो यूज नहीं होगा, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी इसके द्वारा नहीं बनाया जाता हाइब्रिडोमा। इसके द्वारा मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी होता है उसके बनाने के लिए हाइब्रिडोमा टेक्निक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन VDRL टेस्ट में एंटीबॉडी और एंटीजन इंट्रेक्शन जो होता है उसका टाइप है, तो उसको हम लोग एग्लूटिनेशन जैसे विडाल टेस्ट के लिए बोलते हैं। तो जब आप VDRL टेस्टिंग में आप पढ़ते हैं तो उस एंटीजन और एंटीबॉडी के इंट्रेक्शन को आप फ्लोकुलेशन बोलते हैं। फ्लोकुलेशन नॉट एग्लूटिनेशन। फ्लोकुलेशन एक टाइप होता है जो कि VDRL में एंटीजन और एंटीबॉडी के इंट्रेक्शन को बोलते हैं। जो भी इंट्रेक्शन होता है एंटीबॉडी क्लम्पिंग होता है तो उसमें फ्लोकुलेशन उसे बोला जाता है VDRL टेस्टिंग में। आपका फर्स्ट होता है, लास्ट क्वेश्चन होता है ट्रू अबाउट एन इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन के बारे में क्या सही है? तो हमने आपको बताया है इम्यूनोग्लोबिन 5 टाइप मतलब 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, जिनमें होता है G, IgA, IgA, IgG, IgM, IgD एंड IgE। तो सबसे मैक्सिमम अमाउंट होता है 60% के अराउंड IgG और सबसे स्मॉलेस्ट भी होता है IgG। तो IgG जो होता है आपका 60% पूरे एंटीबॉडी में सबसे ज़्यादा होती है तथा सबसे स्मॉलेस्ट भी होती है। तो IgG हैज़ मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन सीरम। हमारे सीरम में IgG की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट आप एंटीबॉडी के बारे में और पढ़ सकते हैं। टाइप होते हैं लाइट चेन, हैवी चेन। ये आप पढ़ ले, जो भी डिक्रीजिंग आर्डर है IgA देन M फिर देन D देन E। ये 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती है। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो होता है IgG की होती है। ठीक है दोस्तों, हमने 100 से 100 क्वेश्चन डिस्कशन किया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का नंबर डाल के आप पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।
पैरामेड का रिलेटेड सभी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन में डाउट हुआ हो तो आप क्वेश्चन डाल के आप हमारे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल आपका देख सकते हैं 75% ईजी रहा। नेक्स्ट 25 थोड़ा लेंदी टाइप का रहा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। NHM नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा लैब टेक्नीशियन के लिए यह पेपर 27 फरवरी